विधानसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट पेश किया। प्रारूप समिति ने संविधान सभा में अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। संविधान सभा का पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। पहला वाचन संविधान सभा का 3 वाचन हुआ। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। 4 नवंबर से 9 नवंबर। दूसरा वाचन 15 नवंबर 48 से, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक चला। तो पहला वाचन चला 9 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा चला 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन चला 14 नवंबर 1949 से 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक चला। 3 वाचन संपन्न हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये 12वीं बैठक थी। 12वीं बैठक थी। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि संविधान के 3 प्रति में संविधान था, तीनों प्रतियों पर अपना हस्ताक्षर करें एक एक करके। सदस्यों ने तीनों प्रतियों पर अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक थी, यह 12वीं बैठक थी, अपना हस्ताक्षर किया एक एक करके। राष्ट्रगान वंदे मातरम गाया, बड़े उत्साह के साथ अपने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर और हस्ताक्षर किए। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग कर 26 जनवरी को फिर बैठक में संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसे संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब ये तो बात हो गई। हम थोड़ा फिर पहले चलें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के बहुत सारे तत्वों को उसी दिन लागू कर दिया गया। 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया। 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया। बाद में 26 जनवरी 1950 को, थोड़ा तथ्य आगे पीछे आ रहे हैं चूंकि, तो उसको फिर से क्रम में हमने करने का पूरा प्रयास किया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। संविधान लागू। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया।
बाकी ठीक से विधिवत एक ऐतिहासिक दिन होने के नाते उस पर भी मैं थोड़ी चर्चा कर लूं कि 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया था कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो यह तय किया गया था उसी एक महत्वपूर्ण दिन होने के नाते 26 जनवरी के दिन यह संविधान लागू किया गया 1950 में। तो 26 जनवरी का दिन भारतवर्ष के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस रहा, क्योंकि यह संकल्प पारित कांग्रेस द्वारा किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में कि हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। इस नाते उसी दिन 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होने के नाते इस संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी के दिन 1950 को ही, चूंकि उसके पहले 24 जनवरी को ही अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और 26 जनवरी के अंतिम बैठक में संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसी के जगह पर अंतरिम संसद के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया। अंतरिम संसद के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया। इस तरह से हमारा संविधान पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से हम कहें तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हुए। 395 अनुच्छेद, 395, 8 अनुसूचियां और 22 भाग, ये संविधान के मौलिक रूप से तैयार हुए। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा है, स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भी सत्यापन किया गया। मैं कभी राष्ट्रमंडल पर इत्मीनान से बताऊंगा। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे, तो उनके मई 1949 में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया गया। अब हम थोड़ा महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा कर दें कि संविधान सभा के अध्यक्ष, एक बार फिर दोहरा दें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी,
संवैधानिक सलाहकार BN राव। समय बनने में लगा 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन संविधान को बनने में लगा। 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन बनने में लगा। प्रारूप पर बहस 114 दिन, बैठक 12 बैठकें हुई। इसको आप ऐसे ही याद रखिए, 114 दिन लगे। खर्चा 63,96,729 63,96,729 रुपया खर्चा। भाई साहब किताब भी बहुत जरूरी है। और 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। कुल वाचन, मैंने वाचनों को आपको लिखवा भी दिया है। कुल वाचन 3 हुए। कुल 3 वाचन हुए। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। कुछ भाग उसके, लेकिन पूर्णतः विधिवत 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। पूर्णतः विधिवत 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हालांकि इसके पहले, ये तो क्लियर हो गया, इसके पहले एक हम ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहे। इसके मैंने पहले भी चर्चा कर दिया है कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। पहले संविधान बनते बनते तो आजादी मिल गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई थी। लेकिन उसके पहले 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार का, तब देश आजाद नहीं हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, इस नाते वो अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा का अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। मैं कुछ नाम हैं जिनकी चर्चा कर दे रहा हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल में सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा। लियाकत अली जी के पास वित्त। जोगेंद्रनाथ मंडल के पास विधि। आसफ अली के पास रेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि। SC भाभा के पास कार्य खनन एवं शक्ति। बलदेव सिंह के पास रक्षा। आई चुंदीगर के पास वाणिज्य। अब्दुल रब नस्तर के पास संचार डाक एवं वायु संचार डाक एवं वायु विभाग। गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य। जगजीवन राम जी के पास श्रम। जान मथाई जी के पास उद्योग एवं आपूर्ति। ये 15 सदस्यीय था, जिसमें एक अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी इनके सहयोगीगण। कुल 15 लोगों का था। संविधान सभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण न होने आते मैंने इसको लिखा नहीं, वैसे ही बोल दिया। अब रियासतों को एकत्रित करने में भारत में लगभग 550 रियासतें थीं।
उन्हें एकत्रित करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, क्योंकि अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल चाल चली और कहा गया कि जो जिसके साथ रहना चाहे, क्योंकि तब तक 15 अगस्त 1947 के आजादी के साथ भारत पाकिस्तान दो देश बन चुके थे। कभी मैं उस पर फिर से चर्चा करूंगा। तो अंग्रेजों ने एक बड़ा षड्यंत्रकारी बीज बो दिया था कि जिसके साथ आपको जाना हो जा सकते हैं, कोई भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो रियासत से जाना चाहें जा सकते हैं। तो हमारे संविधान सभा के 389 सदस्य थे। विभाजन के साथ 79 मेंबर पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के साथ वो उस पाले में चले गए 79, तो 310 मेंबर बच गए शेष। इसकी भी चर्चा करना यहां जरूरी था। 389 मेंबर से 79 मेंबर पाकिस्तान चले गए बंटवारे के साथ, तो 310 शेष बचे। इसकी भी चर्चा करना जरूरी था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत को अपने नेतृत्व से पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जन्म संग्रह के द्वारा और कश्मीर रियासत को महाराजा हरि सिंह के साथ विलय पत्र के द्वारा संधि हस्ताक्षर करके उनके निवेदन पे भारत में मिलाया। ये भी एक काम हो गया। और हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया और अंतरिम संसद के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया गया। अब हम चलते हैं कि और संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग बने। भारत का यह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारत का लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। महान विभूतियों ने इसमें भाग लिया। अब हम चलते हैं कि संविधान सभा पर कुछ आलोचना आई। आलोचना तो हम बार बार आपसे कहते हैं कि राजनीति में आलोचना भी बहुत जरूरी है, आलोचना होनी ही चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में तो आलोचना बहुत आवश्यक है। तो पहली आलोचना आई कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए। पहली आलोचना कि क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था मानी जाए। इसका जवाब संविधान सभा को लेकर जेनिंग्स ने एक प्रश्न, एक कोटेशन दिया है। जेनिंग्स का विचार है कि संविधान सभा जनता की वो प्रतिनिधियात्मक संस्था होती है जो नवीन संविधान पर विचार करने, लागू करने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए गठित की जाती है। यह जेनिंग्स का मानना है। इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति उठाया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने, जिन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभा संप्रभु नहीं है, चूंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन है, इस नाते संप्रभु नहीं है। जो संविधान पारित किया जाएगा वो अंतिम रूप से आएगा ब्रिटिश शासन के पास। यह उनका एक बहुत बड़ा आरोप था, कहना था। यह सत्य है कि उसमें भारत की संप्रभु सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास थी, ब्रिटिश संसद में थी, जो आप कह लें। लेकिन संविधान सभा ने यह तय कर लिया था कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम संविधान सभा को, चाहे ब्रिटिश सरकार का कोई कितना सी बड़ा से बड़ा अधिकारी कहेगा, हम संविधान सभा को भंग नहीं करेंगे जब तक संविधान सभा अपने 2/3 बहुमत से खुद संविधान सभा को भंग करने की बात ना कहे। तो यह उनका पहला जवाब है। दूसरा कि संविधान सभा ने अपने सारे अधिकार अपने संचालन का अपने सभापति को दे दिया। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रतिबंध थे वो समाप्त हो गए और भारत पूर्ण रूप से एक संप्रभु राष्ट्र बना, संप्रभु देश बना, संप्रभु राज्य बना। तो ये दोनों बातें भी, दोनों आरोप भी समाप्त हो गए। अब दूसरा आरोप लगता है कि क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधि संस्था थी। प्रतिनिधि संस्था थी, एक आरोप लगता है। और इस आरोप को सबसे अधिक लगाया जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति के महान विभूति, मैं इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहता हूं।
गांधी जी ने कहा था कि मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि जयप्रकाश नारायण जी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ का मतलब कांग्रेस में, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी है कि जयप्रकाश बाबू राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। जयप्रकाश जी बात के ने एक प्रश्न उठाया, यह सही है कि उस समय जो संविधान सभा बनी उसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं हुआ? यह सही है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में चुनाव करा पाना बहुत असंभव था। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, आर्थिक बहुत ज्यादा समस्या आती, ये सही है। लेकिन पहला यह कि इस संविधान सभा में सबको प्रतिनिधित्व मिला, विशेष लोगों को, चाहे वो कांग्रेस से मौलाना अबुल कलाम हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे पंडित नेहरू हो, जो कांग्रेस विचारधारा से अलग भी थे। इसमें चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, A.K. अय्यर साहब, K.T. शाह, N.G. आयंकर, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, ये सभी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की विचारधारा से उनका संबंध नहीं था, फिर भी इन्हें स्थान मिला। और संविधान सभा में उन सारे विशेषज्ञों को, तकनीक जानकारों को, प्रतिभाशाली लोगों को, देश के महान विभूतियों को स्थान दिया गया, चाहे वो कांग्रेस में थे या नहीं थे। उनकी क्षमता को, तेज बहादुर सप्रू जी को आमंत्रित किया गया संविधान सभा में, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से तेज बहादुर सप्रू जी ने मना कर दिया। जयप्रकाश नारायण को हम जयप्रकाश बाबू कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि महान विभूति हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, भारतवर्ष उनका ऋणी है। उनको आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से सारी देश की प्रमुख, हमारे महाराजगंज से सिब्बन लाल सक्सेना, ये सारे लोग, संविधान सभा जितनी भारत के प्रतिभाशाली लोग, जितने संभव हो सकता था विशेष लोग, सब शामिल थे, चाहे वो कांग्रेस के थे या कांग्रेस के विरोध विचारधारा के थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो सारे लोगों को शामिल किया गया। पहला जवाब यह है कि वो प्रतिनिधि संस्था थी का। दूसरा जवाब है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, मैंने कहा संभव नहीं था, कि उसमें तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, खर्च बहुत ज्यादा आता, तमाम ऐसी देश की स्थिति परिस्थिति कि अगर हम चुनाव की बात होती तो बहुत कठिन स्थिति होता। तीसरा बात यह है कि जब 1952 का आम चुनाव हुआ तो उसके पहले बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो फिर से संविधान सभा का गठन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हम नया संविधान बनाएंगे भारतवर्ष का, तो मैं नया संविधान बनाऊंगा, पुराना संविधान बेकार हो जाएगा यदि हम सत्ता में आए। और 1992 के चुनाव में जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, और वही लोग चुन के ज्यादातर आए जिन लोग संविधान सभा के इस व्यवस्था के समर्थक थे, उसमें शामिल थे। इससे सीधा सीधा था कि जनता ने उन लोगों को नकार दिया जिन लोग इस संविधान सभा का विरोध कर रहे थे, और जनता ने उनको समर्थन दिया 1992 के चुनाव में जिन लोग इस संविधान सभा का से होके आए थे या इनका समर्थन कर रहे थे। के संथानम ने कहा है, के संथानम ने कहा है कि जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था, जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था, जनमत का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं, जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। ये के संथानम ने लिखा है कि कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जिसे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। ये के संथानम के शब्द हैं, या प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो, दो शब्द आपको अच्छे हैं, प्राप्त न हो ज्यादा अच्छा लग रहा, तो ये उनके शब्द रहे। अब तीसरा आरोप लगा कि संविधान सभा लोकप्रिय नहीं थी, संविधान सभा को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं थी। लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं, यानी लोकप्रियता प्राप्त नहीं थी, जन लोकप्रियता प्राप्त नहीं थी। ये तीसरा आरोप लगाया गया। और लोगों ने कहा कि कम से कम संविधान का चुनाव नहीं हो सकता था। आलोचक कहे
प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं संभव था तो कम से कम संविधान बनने के बाद ही जन्म संग्रह करवा लेते। उसका जवाब यह है कि उस समय भारत में 17 करोड़ से अधिक मतदाता थे, जो संभव नहीं था कि जन्म संग्रह भी करवाया जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं था और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे संविधान सभा के बनाने वालों में देश की महान विभूतियां शामिल थीं और जिन लोगों ने इसका विरोध किया 1992 के चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया। तो इसका बहुत बड़ा जवाब है कि लोकप्रिय अनुगति प्राप्त थी, यह निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आरोप लगा कि यह वकीलों का मंडल था, वकीलों का गढ़ था, वकीलों का गढ़। कुछ भी लोगों ने आलोचना कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इस आलोचना को जेनिंग्स ने भी कहा है। जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। यह सही है कि संविधान निर्माण में ज्यादा कानून के बड़े जानकार, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, के.एम. मुंशी जी, ये महत्वपूर्ण लोग थे। अल्लादी किसास्वामी अय्यर साहब, अल्लादी किसास्वामी अय्यर, ये बड़े बड़े एडवोकेट इसमें थे। ये सही है, क्योंकि काम बड़ा तकनीकी था, काम बड़ा विशेष था। कोई खेती नहीं थी कि गए और बरसिन, कोई राजनीति शास्त्र नहीं पढ़ाना था कि वो जो है, अरे वो क्या कहते हैं, संगीत नहीं बजाना था कि किसी संगीतकार को बुला लेते। वास्तव में उस विषय का लोग चाहिए। जैसे आपको राजनीति शास्त्र पढ़ाना, तो राजनीति शास्त्र का एक्सपर्ट चाहिए। आपको जो ये विधि का काम था, कानून का काम था, तो जरूरी था कि कानून के विशेषज्ञों को, और जो कानून के बड़े विशेषज्ञ थे, बाबा साहब, राजेंद्र बाबू, ये सभी लोग ब्रिटिश न्यायप्रियता को, ब्रिटिश कानून व्यवस्था को, ब्रिटिश संविधान व्यवस्था को, ब्रिटिश शासन व्यवस्था को बड़ी करीब से देखा और पढ़ा था, समझा था। बाबा साहब का तो पूरा अधिक से अधिक अध्ययन ही वहीं हुआ है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ली गई है। 1935 का जो हमारे संविधान की व्यवस्था है, जिसमें 395 अनुच्छेद है, उसमें से 200 अनुच्छेद लगभग 1935 के अधिनियम को हुबहू रख दिया गया है। तो ये सारी व्यवस्था उन लोगों ने ब्रिटिश संविधान को बड़े करीब से देखा और समझा था, और उनका दृष्टिकोण बड़ा उदार था, नियमनिष्ठ था, औपचारिक था।